हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। थॉमस ग्रे आज के इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे इनकी बायोग्राफी। टोटल 40 से 45 पॉइंट्स रहेंगे। हर बार की तरह मेरी जितनी भी बायोग्राफी आती हैं बिल्कुल एनालिसिस करते हुए, सारे पॉइंट कवर करते हुए, जो कि आपके क्वेश्चन में कुछ ना रह जाए, कुछ ऐसा ही आज इस लेसन में आपको मिलेगा। तो किसी भी बायोग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उस राइटर का जन्म और उनका डिमाइस। तो यहाँ इनका जन्म है 1716 और इनकी जो डेथ है 1771। ये एक 18 सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। 18 सेंचुरी यानी कि जो समय हो गया आपका 1700 से लेकर 1799 तक का, या 1700 से 1800 तक का। तो बस यही है इनका लाइफ स्पान। अभी आपको 17 क्लियर हो गया, तो 17 से पहले आता है 16, तो वो हो गया इनका बर्थ, और 17 को जस्ट अपोजिट आप कर देंगे तो हो जाएगा इनका डेथ ऑफ द ईयर। ओके, ईयर ऑफ द डेथ। तो ये है एक इंग्लिश पोइट, ट्रांजिशनल पोइट है। कैसे हैं अभी हम आगे आपको कवर करेंगे। देखो इनका एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसा। और इनका बर्थ प्लेस सबसे कॉमन क्वेश्चन। हम करते क्या है, हम इतना डीप में पड़ जाते हैं कि हमें ये पता नहीं होता कि उनका जन्म आखिर हुआ कहाँ है। तो देख लेते हैं। बॉर्न हुआ है 26 ऑफ दिसंबर 26 ऑफ दिसंबर 1716, कॉर्न हिल, लंदन, यूके। यूनाइटेड किंगडम है, लंदन है, ये तो क्लियर हो जाएगा। कॉर्न हिल आप याद कर सकते हैं। थॉमस ग्रे का जो जन्म हुआ है दिसंबर, कॉर्न हिल, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है, उनका डिमाइस, इनकी डेथ है 30 ऑफ जुलाई 1771, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कॉमन है इसमें। यहाँ कॉर्न है, सी फॉर कॉर्न, सी फॉर कैम्ब्रिज है। ये दोनों आपको कनेक्ट कर जाएंगे याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इनका, देखिए फुल नेम मैंने इसलिए बना दिया ये पॉइंट क्योंकि कभी कभी कुछ राइटर्स के फुल नेम होते हैं शॉर्ट होते हैं, बीच में कुछ लगा होता है उनका नाम के एक और नाम जो कि हमें याद करना होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, थॉमस ग्रे ही है। अब इनकी मोस्ट फेमस पोएट बायोग्राफी में जन्म, मृत्यु दोनों की जगह, और फिर आ जाता है उनका इम्पोर्टेंट वर्क। एजुकेशन भी आती है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पब्लिश्ड इन 1751, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 1751 में पब्लिश हुई है। स्टूडेंट्स, क्योंकि थॉमस ग्रे जहाँ भी पढ़े जाते हैं, जिस भी कोर्स में है, जिस भी सिलेबस में है, अगर थॉमस ग्रे हैं तो आपको एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में पढ़ना ही होता है। कुछ नहीं तो इसके सरफेस के फैक्ट हमको पता ही होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको यहाँ एक बंच ऑफ फैक्ट मिलेगा इसी वीडियो में आगे, जो कि इम्पोर्टेंट है एलजी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने ही सारे सिलेक्शन हुए हैं EMRS में, TGT PGT इंग्लिश के, जिसमें से स्टूडेंट्स ने मुझे सामने से कमेंट्स में लिख लिख कर बताया है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने तो मुझे ये लिखा कि मैडम सिर्फ प्ले लिस्ट से, ठीक है, सिर्फ उन्होंने प्ले लिस्ट को, मुझे बच्चे स्पेशली बोलते हैं मैडम सो एंड सो एग्ज़ाम आ गया है, इसका प्ले लिस्ट बना दीजिए। मतलब कि उनकी मेहनत, उनकी कंसिस्टेंसी, उनको अपना पता है कि वो कर जाएंगे, तो इतने से ही सिलेक्शन हो जाते हैं। सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए। पेड कोर्स एंड ऑल उनमें कुछ नहीं रखा होता है, आपकी मेहनत होती है मेन, है ना। प्ले लिस्ट से सिलेक्शन हो गया, जो मतलब मुझे बताया है कि PGT के मैंने जो बनाए थे इंग्लिश के EMRS के मॉक सीरीज़, ये सब मतलब कई सक्सेस स्टोरी आई हैं, मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी सी जो मेहनत होती है, छोटी सी तो नहीं होती है, लेकिन मतलब जो आते हैं, जो मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, केवल वो यूँ ही नहीं आते हैं, जो मेहनती स्टूडेंट्स आते हैं और उनको जब सफलता मिलती है, मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं आप सबकी सफलता के लिए भी दिल से कामना करती हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ से इनका कनेक्शन क्या है। इनके क्लोज फ्रेंड थे और इनको ड्यूरिंग हिज कॉलेज ईयर्स में फ्रेंड्स थे। नियो क्लासिसिज्म, तो थॉमस ग्रे जो थे, उनका जो वर्क था, ये जो नियो क्लासिसिज्म इंग्लिश लिटरेचर का एज है, इससे प्रभावित था। अब नियो क्लासिसिज्म क्या है, 1660 से लेकर इसका जो समय था 1788 तक का, है ना, नियो क्लासिकल एज का। तो क्या हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा कि जब ये 1788 तक चल रहा है, और यहाँ उनका लाइफ क्या है, 1716 में जन्म है और 1771 में डेथ है, तो ये समय इनका यहीं पर आ रहा है। इसीलिए इनकी लाइफ में नियो क्लासिसिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनके वर्क में। अब देखते हैं, अब इनके क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, पॉइंट उसी तरह से लिए गए हैं, सीधे एक तरफ से ओंढेल के नहीं है, वो ही पॉइंट उठाए गए हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन। ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, ये इनका फर्स्ट पब्लिश पोएम है, ईटन कॉलेज ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट। तो
पहला ही इनका पब्लिश पोएम है। एनाफोरा इन्होंने अपनी पोइट्री में बहुत से यूज़ किया। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच में ये होता है कि जैसे मान लो ये 4 लाइन है एक स्टैंजा की, और चारों लाइनें किसी एक ही वर्ड से या एक ही स्टैंजा की 2 या 2 से ज़्यादा लाइन एक ही वर्ड से शुरू हैं, तो वो हो जाता है एनाफोरा। अब देखिए एक टर्म है ट्रेनोडी, इसका मीन्स होता है मोर्नफुल पोयम। मोर्नफुल यानी दुख भरी पोयम या सॉन्ग, जो कि ग्रे ने जो एलेजी लिखी है वो तो है ही। एलेजी का मतलब ही होता है शोक गीत, दुख भरी पोयम। मोर्न यानी विलाप करने वाली पोयम। तो ये टर्म इन्होंने यूज़ करा है ट्रेनोडी अपने वर्क में। अब देख लेते हैं एनलाइटनमेंट लिटरेरी पीरियड इज थॉमस ग्रो एसोसिएटेड विद। अगेन ये जो न्यू क्लासिसिज्म से कनेक्ट रहे उसी बीच ये भी चल रहा था। एनलाइटनमेंट जिसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं, न्यू क्लासिसिज्म के अंतर्गत एज ऑफ रीज़न भी आ जाता है, तो उस समय ये उससे एसोसिएटेड थे। अब एज ऑफ रीज़न का टाइम है 1715 से 1789 तक का, तो ये उस समय जो चल रही थी वहीं इनका भी समय चल रहा था। ये उससे एसोसिएटेड थे, कनेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस थे। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी रिटन इन लैटिन, तो इन्होंने 2 पिंडारिक ओड लिखे हैं बहुत ही फेमस, और ये उसमें से एक है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, जो कि लैटिन भाषा में लिखा है। ही वॉज द प्रिकर्सर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट 1798 में शुरू हुआ था और 1837 तक चला था, तो उससे जस्ट पहले का इनका टाइम था, जिनकी मृत्यु 1771 में हुई थी, तो लगभग इनको प्रिकर्सर कहा जाता है। उसके पहले के ये रहे प्री रोमांटिक पोइट, ये भी कह सकते हैं। ही वॉज द ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड आउट ऑफ 12। अपने माता पिता के 12 बच्चों में ये एक ही लौते थे जो बचे थे, जीवित बचे थे। ग्रे इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशनल पोइट। अब ट्रांजिशनल पोइट का जो टाइम था, जो ट्रांजिशन पीरियड जो था 1745 से 1798 तक का समय था, फिर वही इनका भी समय वही है ना। तो अब ये ट्रांजिशनल पोइट कहे जाते थे बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड इन हिज पोइट्री सम ऑफ द न्यू themes that were to characterized the early romantic age, न्यू क्लासिज्म एज और रोमांटिक एज। तो ये जो एज रही ना, इनके बीच का जो समय था वो ट्रांजिशनल पीरियड था। देखो न्यू क्लासिकल का टाइम था 1660 से 1788, ओके, और आपके जो ट्रांजिशनल पीरियड शुरू हो गया है आपका यहाँ 1745 से 1798 तक चल रहा है, तो कुछ इसी तरह से। और रोमांटिक एज शुरू हुई है आपकी 1798 में। तो वो जो बीच का समय था, अगेन मैं बता दूँ आपको, ये मैंने इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया, न्यू क्लासिकल एरा और रोमांटिक एरा के बीच का समय ट्रांजिशनल का था। उस समय ये थे, इनका जो कंटेंट था वो ट्रांजिशनल पीरियड में लिखा गया, तो वो ट्रांजिशनल पोइट कहलाएंगे ये। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। एक बहुत ही रामबाण ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को सिलेक्शन के लिए, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए एक रामबाण ट्रिक ये है कि लिखें, नोट्स ज़रूर बनाएं और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लें। स्पीड अच्छी होगी आपकी जितनी, उतना अच्छा आपका कंटिन्यू। पढ़ाई सब कर लेते हैं, एग्ज़ाम रूम में ढेर हो जाते हैं जाके अच्छे अच्छे बंदे, क्यों? प्रैक्टिस नहीं थी। तो हमको 360 में तैयारी करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस भी है, ज्ञान भी है, अवेयरनेस भी है, इंटेलेक्चुअलिटी भी है, चालाकी भी है, सब भर भर के अपने अंदर रखो और अच्छाई नहीं छोड़ना है। बुरा नहीं बनना, चालाक का मतलब बुरा बनना नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब रखो तो आपकी जॉब पक्की है। चलिए फेमस लाइन देख लेते हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स अस टू द ग्रेव वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इज फॉली टू बी वाइज। ये लाइन बहुत फेमस है। कहते हैं कि अगर हमको ज्ञान होने पर मतलब अपराध मिलता है या ज्ञान ज़्यादा मिल जाए तो इससे अच्छा इग्नोरेंस होना अच्छा है, कुछ ऐसा इनका लाइन का मतलब है। तो ये इनकी फेमस लाइन है, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इज फॉली टू बी वाइज, जो ली गई है इनके पहले पब्लिश पोएम से ओड ऑन अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। याद कर लीजिएगा, फेमस कोर्स है ये थॉमस ग्रे का। 1725 से 1734 इनकी एजुकेशन हुई है ईटन कॉलेज में, यहीं पर उन्होंने ये इसी नाम से ना पहला वर्क लिखा था, तो ये देख लेंगे हम लोग। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है ही डिसलाइक द। अब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती ना इनके बिहेवियर से रिलेटेड, क्या पसंद है नहीं पसंद है, आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था। इन द प्रेज ऑफ ड्यूक ऑफ ग्राफ्टन ही कंपोज इंस्टॉलेशन ओड, ठीक है। ड्यूक ऑफ ग्राफ्टन एक राजा, ड्यूक मतलब राजा, तो ड्यूक ऑफ ग्राफ्टन की प्रशंसा में इन्होंने इंस्टॉलेशन ओड लिखा था। पूछ सकते हैं भाई किसने लिखा? थॉमस ग्रे ने लिखा। किसकी प्रेज में लिखा? तो इनकी
प्रशंसा में लिखा। गॉट जो बीमारी होती है, गठिया की बीमारी, ये इनकी डेथ का कारण थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई, क्वेश्चन बनते हैं। पीवी शैले की जैसे कि डूबने से मृत्यु हुई थी, कुछ इसी तरह से जॉन कीट्स का टीबी से हुआ था, तो इनकी मृत्यु गॉट से हुई थी। अपार्ट फ्रॉम हिज पोएट्री, ग्रे इज चीफली रिमेंबर्ड फॉर हिज विविड एंड चार्मिंग लेटर्स। इन्होंने अपने लेटर्स भी लिखे हैं अपने जीवन काल में। ग्रे इज रिगार्डेड बाय मैनी एज अ प्री रोमांटिक पोएट। प्री रोमांटिक मैंने बताया था ना, इनको प्री रोमांटिक माना जाता है, बिकॉज हिज पोएट्री सिग्नल्स अ शिफ्ट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज से इनकी जो शिफ्ट हुए हैं क्वालिटीज़ रोमांटिक के समय में। तो वैसे भी हमने देखा इनका टाइमिंग जो था रोमांटिक से जस्ट पहले का है, तो ये प्री रोमांटिक पोइट कहे जाते हैं। ग्रेव यार्ड पोइट भी कहे जाते हैं, चर्च यार्ड पोइट्स भी कहे जाते हैं, उसमें भी ये आते हैं। ये जो एक टर्म है ग्रेव यार्ड पोइट्स का, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं है कुछ 6 लगभग, कुछ ऐसा ही ये भी एक टर्म है, ग्रेव यार्ड पोइट्स का ग्रुप है, उसमें है ये चर्च यार्ड पोइट्स में, क्योंकि उन्होंने लिखी है ऐसी। ग्रेव यार्ड यानी कि जो कब्रिस्तान है, चर्च यार्ड कब्रिस्तान, तो उस तरह के जो इससे रिलेटेड लिखते हैं। और इन्होंने लिखा है ना एलेजी, शोक वाला गीत, दुख भरा मृत्यु पर, वो सब। ही वॉज ऑफर्ड द पोजिशन ऑफ पोइट लॉरिएट इन 1757। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पोइट लॉरिएट इनको पद ऑफर किया गया था 1757 में, आफ्टर द डेथ ऑफ कॉलेज सिबर। दो ही डिक्लाइंड, क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया? नो, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो पोइट लॉरिएट का ऑफर मिला था, लेकिन डिक्लाइन कर दिया 1757 में। 1757 हिस्ट्री का कुछ है हमारे, है ना, चम्माकोटी सन 57 में। चलो, बाय नेचर ग्रे वॉज मेलनकली। मेलनकली मतलब होता है उदास होना। हमारी क्रांति हुई थी भाई, मुझे पता है। नेचर जो ग्रे इनका है वो कैसा है? मेलनकली, उदासीन, सीरियस। ग्रे वर्कड ऑन एलर्जी फॉर 7 years फ्रॉम 1742 to 7। एलर्जी के क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं, एलर्जी इनका वर्क है, और तो इन्होंने एलर्जी जो पब्लिश कराया था, लेकिन उस पर लिखा इन्होंने, उसको कम से कम 7 साल उस पर काम किया था, 1742 से 1749 तक। ओके, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। अब देखो, मैं चाहती तो इधर 26 के बाद बढ़ा के आपकी ये जो फैक्ट है 50 तक ले जाती, लेकिन ठीक है, हमको सिर्फ कंटेंट देना है, क्वालिटी पे बात करनी है ना, क्वांटिटी तो है ही। तो देखिए इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। पहला है एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, जो कि 1751 में पब्लिश हुआ था, और इन्होंने उस पर 7 साल काम किया था, 1942 से लेकर 1949 तक। इसमें 32 स्टैंजा हैं, ठीक है। एपिटाफ ऑन अ चाइल्ड, इफ़ आई शुड डाई, ओड ऑन डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, 1747 में पब्लिश हुआ था, ये इनका फर्स्ट वर्क है, बता ही चुके हैं। ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ड्राउंड इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेस। ये कुछ मॉक टाइप की एलर्जी है। मॉक मतलब मजाकिया, है ना। मॉक एलर्जी तो दुख गीत होता है, ये शोक गीत किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है। अब मृत्यु हुई है कैट की, तो ये मॉक एलर्जी बन जाएगी। और ये जो कैट किसकी थी? इनके फ्रेंड हॉरेक वॉलपॉल की कैट थी। लिखा था इन्होंने इसको 1747 में। तो नेक्स्ट पॉइंट है ओड ऑन द प्लेजर्स अराइजिंग फ्रॉम विजिट्यूड। यह है ओड से ज़्यादा इनके हैं। ओड ऑन द स्प्रिंग, ओड ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट द बार्ड, ये इनका इम्पोर्टेंट पिंडारिक ओड है। लिखा है था इन्होंने 1755 से 1757 के बीच में तक। द कर्स अपॉन एडवर्ड, अगेन इनका वर्क है ये। द फटिल सिस्टर्स एंड ओड रिटन है 1961। द प्रोग्रेस ऑफ अ पोजी, ये भी एक पिंडारिक ओड है। टोटल 2 पिंडारिक ओड लिखे इन्होंने, तो ये दोनों हमारे सामने आ गए, द प्रोग्रेस ऑफ पोजी एंड द बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है हमारा 27। डॉक्टर जॉन ग्रेगरी प्रेज द एलर्जी। डॉक्टर जॉन जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट फिगर है लिटरेचर के, उन्होंने भी एलर्जी जो इनका वर्क है एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड को प्रेज किया है। और इनकी जो एजुकेशन हुई थी एटन कॉलेज और कैम्ब्रिज में हुई है, पहले एटन कॉलेज देन कैम्ब्रिज में। हॉरेक वॉलपेल से इनका कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इन्होंने बताया है, हॉरेक वॉलपेल ने थॉमस ग्रे के बारे में ये कोटेशन बताई है। ही नेवर रॉट एनीथिंग ईजिली बट थिंग्स ऑफ ह्यूमर। कुछ भी वो आसानी से नहीं लिखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमर से भरी हुई बात लिखते थे, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया। नेक्स्ट ये पॉइंट है आपका क्वाड्रुपल अलायंस। ये क्या है? अलायंस यानी एक गुट, है ना, गुट। तो क्वाड्रुपल क्या है?
क्वाड का मतलब 4 लोगों का ग्रुप है ये, जो कि इन्होंने बनाई थी फ्रेंडशिप 3 लोगों से। एक हो गए ग्रे, टोटल 4 लोगों का एटन में, जब ये पढ़ाई कर रहे थे ना एटन कॉलेज में, 4 लोगों का ग्रुप था, तो उसको कहते थे क्वाड्रुपल अलायंस। तो उसमें कौन कौन थे? हॉरेक वॉलपोल एंड रिचर्ड वेस्ट, थॉमस एस्टन और थॉमस ग्रे। ओके, रिचर्ड वेस्ट की डेथ पर ही इन्होंने वर्क लिखा था। ओके, और एक वॉलपोल इनकी फ्रेंड है, जिसके साथ ये आगे एक बार किसी ट्रिप पे जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट है इनका। तो याद रखना है, द टाइटल ऑफ अ नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज टेकन फ्रॉम अ लाइन आलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। देखिए, ये एक टाइटल है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये एक नावल का नाम है, जो नावल लिखी है आपकी थॉमस हार्डी ने। अब थॉमस हार्डी ने अपनी नावल का ये नाम एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से लिया है। बस क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, ये नाम जो है उन्होंने अपनी नावल का इस एलजी से, इस पोएम से लिया है। द लैंग्वेज ऑफ द एज इज़ नेवर द लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री। ये लेटर इन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट को। एड्रेस का स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेंगे, ADD है, टू रिचर्ड वेस्ट। ओके, तो ये क्वाड्रुपल मैन के ये फ्रेंड थे रिचर्ड वेस्ट। और ये लाइन इनका कोटेशन है कि एक जो एज का जो भाषा होता है वो पोइट्री का भाषा हमेशा से नहीं होता है। ओके, इन्होंने अपने पूरे टाइम में ओनली 13 पोएम्स को ही पब्लिश किया, क्योंकि ये मेलनकली थे, ये सीरियस थे, कंटेंट कम ही लिखते थे, इजीली कुछ नहीं लिखते थे। तो वही चीज़ है, सेल्फ क्रिटिकल पोएट थे, खुद को क्रिटिसाइज़ करना। और ये इनका फेमस कोएट है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इज फॉली टू बी वाइस, बताई चुकी हूँ। और अभी भी कहीं भी लिखा आपको दिख जाए तो आप इसको क्लिक करिएगा। एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इनका एलजी है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट बनाए हैं, क्योंकि लोगों ने इस पर सेपरेट वीडियो बनाए हैं। इट्स ओके, हम लोग इसको इसके साथ ही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि आना तो रहते हैं क्वेश्चन उनके वर्क से। तो एलजी क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उनकी बायोग्राफी पूछ रहे हैं तब भी एलजी से पूछ सकते हैं। 32 स्टेंजा है, 128 लाइन्स हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। ए बी राइमिंग स्कीम है। लिखना शुरू किया था 1742 में, कब ख़त्म हुआ है? 1749 में आपका। एंड इसमें आप देख लेंगे, फिर इनको इन्होंने कंप्लीट हुआ है 50-49 लगभग, और पब्लिश्ड हुआ है 1751 में। किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा है? रिचर्ड वेस्ट से, स्टेंजा रॉट इन कंट्री चर्चयार्ड, ये इसका ओरिजिनल टाइटल है। ध्यान रखेंगे, इसका ओरिजिनल टाइटल है, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड नहीं है। ओके, ये अलग से बनता है। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? स्टेंजास रॉट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसका जो प्रीफेस है इस वर्क का, वो हॉरेक वॉलपोल ने लिखा है। और वो चर्चयार्ड कौन सा है, वो कब्रिस्तान कौन सा है? स्टेज पोगिस, सॉरी। तो ये वो प्लेस है, और इसी प्लेस पे शायद इनको भी बरी किया गया था, इनको भी दफनाया गया था। तो ये आपके एलजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए, सारे इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें से मेन होता है कि पब्लिश कब हुआ और कब, कितने साल तक ये लिख रहे थे, 7 साल तक। ओके, ही वॉज एन इंग्लिश पोइट है, यूके से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लिश है, इंग्लैंड वाले इंग्लिश, इंडिया से इंडियन, वो पॉइंट है ये, ठीक है। राइटर है, लेटर भी लिखे हैं, क्लासिकल स्कॉलर हैं एंड प्रोफेसर रहे कैम्ब्रिज में। ही वॉज वन ऑफ द प्रोडक्टिव पोइट, बहुत अच्छे प्रोडक्टिव पोइट्स थे। कुछ अलग लिखना, इनका जो बिरल प्लेस है जहाँ पे इनको बरी किया गया, सेंट गाइल्स चर्च, यूनाइटेड किंगडम। और कॉमन थीम्स जो रही, मोर्टैलिटी एंड द फाइनलिटी ऑफ डेथ। ये जो थीम्स हैं इनके वर्क की, वो है मोर्टैलिटी एंड फाइनलिटी ऑफ डेथ। मोर्टैलिटी मतलब कि व्यक्ति जो है अमर है ना, कुछ इस तरह से जो नश्वरता होती है। फाइनलिटी ऑफ डेथ है, तो एलजी भी है, डेथ भी लिखी जाती है कुछ इस तरह से। और ये पॉइंट तो आप इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि जो चर्चयार्ड था वो स्टेज पोजेस था, और इसका जो फुल प्लेस है वो यही है, सेंट गाइल्स वाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, स्टूडेंट्स, ही ऑफन यूज्ड गॉथिक इमेजरी इन वर्क सच एज द सेटिंग ऑफ अ ग्रेवयार्ड। क्यों?
गॉथिक मतलब होता है हॉरर, डरावना, ठीक है। तो अपने वर्क में कुछ ऐसा ही इमेजरी ये सेट करते थे ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान को बताने के लिए। तभी तो एक वैसा सीन क्रिएट होता है ना, कब्रिस्तान को में फूल खिल रहे हैं, अच्छे गाने बज रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, गॉथिक इमेजरी ही क्रिएट करेंगे। तो वो चीज़ है। ग्रेस बायोग्राफर विलियम मेजन जिन्होंने ग्रे की बायोग्राफी लिखी है, इरेक्टेड अ मॉन्यूमेंट टू हिम डिजाइंड बाय जॉन बेकन द एल्डर इन पॉइट्स कॉर्नर एट वेस्टमिंस्टर एबे। तो देखिए ये क्या है ना, वेस्टमिंस्टर एबे जो प्लेस है, यहाँ एक पॉइट कॉर्नर है, वहाँ सबके नाम से जो मॉन्यूमेंट्स हैं बनाए जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। तो इनके जो बायोग्राफर है विलियम मेजन ने ये बनवाया था, उसको डिज़ाइन किया था जॉन बेकर ने 1778 में, है ना। इनकी मृत्यु के 7 साल बाद 1771 में मृत्यु है, उसके 7 साल बाद इनके नाम से वेस्टमिंस्टर एबे में पॉइंट्स कॉर्नर में इनको प्लेस मिला। अब हमने जो इनके अभी इतने सारे पॉइंट देखे, वर्क देखा, ओके, सारे इंपॉर्टेंट रहे। एक बार हम उसको ईयर के हिसाब से देखते हैं फटाफट, बस लास्ट पॉइंट शायद यही है। और क्या किस ईयर में क्या क्या हुआ, इनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें। तो 1716 जन्म है, 1725 से 1734 से ईटन कॉलेज में पढ़ाई किए हैं। उसके बाद एंटर्ड किए हैं ये पीटर हाउस कॉलेज कैम्ब्रिज। अब कैम्ब्रिज में पढ़े, कैम्ब्रिज तो हम सब जानते हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज भी तो होते हैं, आप भी तो पढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं ये चीज़। तो वो चीज़ है, ये पीटर हाउस कॉलेज था, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज थी 1734। 1739 में ये गए हैं सेल्ड, मतलब कि ये शिप से गए हैं डॉवर से विद हॉरेक वॉल्पल फॉर अ कॉन्टिनेंटल टूर पे जाते हैं हॉरेक के साथ, और इस तरह से डॉवर से निकलते हैं 1739 में। 41 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। 43 में इनको मिलता है LLB की डिग्री, नवंबर 1743। 42 का भी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, बिगिन सीरियसली राइटिंग पोएम्स मेनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। ये ही बात है जो इन्होंने एलिजी लिखी, इनके बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड की डेथ के बाद सीरियसली लिखना शुरू किया, और विच इंस्पायर्ड सोनेट ऑन द डेथ ऑफ द रिचर्ड वेस्ट। ये इनका वर्क है, सोनेट ऑन द डेथ ऑफ द रिचर्ड वेस्ट, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स की डेथ के बाद ही लिखा था। तो 1742 में लिखा था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज के हमारे ये सारे पॉइंट्स यहीं फिनिश होते हैं। आई होप ये लेसन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहे, यहाँ से क्वेश्चन आए आप सही लगा कर आएँ, एंड लॉट्स ऑफ blessings to all of you. Thank you so much for watching this lesson. खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।